जय हिंद साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। हम लोग देख रहे थे प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में से प्रेम्बल भी कहते हैं। हम लोगों ने देखा जो 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, रूस की क्रांति से प्रेरित है जो 1917 में हुई थी। आज हम लोग देखेंगे कुछ अन्य चीज़ें जो प्रस्तावना से संबंधित है और प्रत्येक एग्जामों में आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं संभावित प्रश्नों को देखेंगे और वो प्रश्न सॉल्व करने के बाद आप लोग कोई भी एग्जाम, दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए जहाँ से भारत के प्रेम्बल से संबंधित सवाल आते हों, आप लोग सही कर ले जाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था प्रेम्बल और ये उद्देश्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव उस पर आधारित है। इसका विचार संकल्पना की बात की जाए तो यूएसए से है, इसका भाषा शैली गठन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से है। तो इसमें एक बार ही संशोधन हुआ है, किसमें? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में हम लोगों ने कल देखा था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद था, कल देखा हम लोगों ने, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता था, अब बात की जाए न्याय की, तो न्याय में क्या क्या था? तो क्या क्या है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये तीनों के तीनों रूस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था और तीनों के तीनों रूस की क्रांति से प्रेरित है। लोगों को मिलनी चाहिए सामाजिक न्याय, यानी कि जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर क्या नहीं होगा? तो भेदभाव नहीं होगा। ये सभी सामाजिक न्याय में आ जाएंगे, जिसमें जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आ जाएंगे सामाजिक न्याय में। आर्थिक न्याय की बात की जाए तो संपदा, आय का समान वितरण होगा, ठीक है। इसमें से सभी को, दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी में समानता दिखनी चाहिए संपत्ति और आय के मामले में। फिर राजनीतिक में भी छोटे से छोटे वर्ग को भी प्रधानमंत्री बनने का हक होना चाहिए, यानी कि इसमें भी समानता होनी चाहिए या न्याय मिलनी चाहिए। छोटे दलित वर्ग को भी उच्च पद पर जाने का सपना होना चाहिए, सपना को साकार, यानी कि इसमें भी समानता उन लोग की होनी चाहिए। अगर कोई भारत का नागरिक हो तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ही राजनीतिक न्याय उसी से संबंधित है। आप लोगों में से कोई राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये चीज़ें हमें राजनीतिक न्याय से प्रदान होती है, यानी कि हर तबके का इंसान वो ऊपरी जो राजनीतिक पद है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये हमें कौन देता है? तो राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। और तीनों रूस की क्रांति से प्रेरित थे, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है।
चलिए हम लोग पढ़ते हैं। शुरू होता है हम भारत के लोग। स्टार्टिंग में पहले क्लास में हम लोगों ने करा, फिर देखते हैं हम भारत के लोग। ये पहला की पॉइंट है, ठीक है। हम भारत के लोग, तो इसमें से दो चीजें निहित होती हैं। अगर पूछ दे हम भारत के लोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस भाग में वर्णित है, तो किसमें है, तो भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे शब्द प्रयोग हुए हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है हम भारत के लोग कहाँ वर्णित है, भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है, तो सवाल क्या होगा, तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरू होता है। ये प्रस्तावना में वर्णित है। हम भारत के लोग से क्या अभिहित होता है, क्या पता चलता है, यानी कि संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होगी और जनता ही अपने ऊपर धारण करेगी, अपने ऊपर ही लागू करेगी। क्या, संविधान बनाएगी भी, शक्ति का स्रोत भी वही है, और अपने ऊपर क्या करेगी, तो अर्पित करेगी, यानी कि अर्पण करेगी किस पर, अपने ऊपर। कौन, भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों मैंने क्या कहा, रूस की क्रांति से संबंधित आप लोग नोट कर लेंगे। मैंने क्लास में कल कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति की विचारधारा से प्रेरित है। हर लोगों को समानता मिलनी चाहिए, आर्थिक के क्षेत्र में भी समानता होनी चाहिए और राजनीतिक के क्षेत्र में भी। फिर बात की जाए इसमें और क्या क्या है आगे, तो स्वतंत्रता आता है। इसमें कुल कितने हैं, तो इसमें 5 है स्वतंत्रता में, और न्याय में कितने, 3। तो क्या क्या मिलता है हम लोगों को देखने को, विचार जिसे थॉट्स कहते हैं, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास बिलीफ, धर्म है, उपासना माने वर्शिप। ये 5 स्वतंत्रताएं हमें मिलती हैं। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 कहीं से उठा कर दे देंगे, दूसरा दे देंगे। तो एक दे देंगे राजनीतिक, तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि न्याय है, तो एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे। तो आप लोग को याद रखना है, स्वतंत्रता में 5 है, याद कर लेना है। फिर न्याय में 3 है, तीनों को भी आप लोग को याद रखना है, यानी कि कुल मिलाकर पूरे के पूरे प्रेम्बल को याद रख लेना है, तभी आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर नीचे आएंगे तो देखने को क्या मिलता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, ठीक है। और ये समानता हमें कहाँ मिलता है, किस अनुच्छेद में, मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, फंडामेंटल राइट। 14 से कितना तक, 22, हाँ 22, हाँ 14 से 18 अनुच्छेद 14 से कितना तक, 18 तक। इसमें क्या मिलता है हम लोगों को, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। ये बंधुत्व है फ्रांस की क्रांति से ली गई है, फ्रांस एकता अखंडता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा ये कौन से अनुच्छेद में है, बताएंगे आप लोग। व्यक्ति की गरिमा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में क्या है, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। 21 आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता
संप्रभुता ये फ्रांस की क्रांति से निहित है बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। यानी कि शुरू कहाँ से हुआ था? हम भारत के लोग से। खत्म कहाँ होगा? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं, यानी कि अंग लगाते हैं। अब ठीक है, अपने अंग से लगाते हैं। किसे? अपने पवित्र, ठीक है, संविधान को, प्रस्तावना को अपने अंग से लगाते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं। अधिनियमित स्वीकार करने के बाद लागू करेंगे, ठीक है, और आत्मार्पित यानी कि स्वयं पर समर्पण करेंगे। कौन? हम भारत के लोग। जो शक्ति का मूल स्रोत है वो क्या करेगी? इसे अपने ऊपर ही लागू करेगी, अपने ऊपर ही समर्पण करेगी। कौन? ये हम भारत के लोग, भारत की जनता। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा और आप लोगों से मैंने कहा था यहाँ पर कुछ और शब्द हैं ब्रैकेट में, ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 26 नवंबर 49 है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2006 है। कृति ध्यान दीजिए, बाद में मत पूछिएगा 2006 कहाँ से आया, ठीक है। ये 2006 दिया गया है और मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारतीय संविधान ये कब स्वीकार किया गया था? 2006 में, ठीक है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को लागू की गई, स्वीकार की गई। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2006 में। मैंने एक नियम बताया था, संवत से सन हमेशा कम रहे, सदा 57 वर्ष, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, फिर दोहरा देता हूँ। संवत से सन कम रहे, सदा 57 वर्ष। यानी कि जो सन रहेगा वो संवत से हमेशा कितना रहेगा? तो कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा? 57, ठीक है, 57। 2006 और 57 को माइनस करने से 49 निकलता है, ठीक है। अगर बात की जाए हम लोग 2024 में हैं, तो दिया जाए हिंदू कैलेंडरों के अनुसार कौन सा? विक्रम संवत में है। हम लोग कौन सा संवत में है? तो आपको तो क्या करना है? इतना आप लोग जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि हम लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से विक्रम संवत में है, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 2006 दिया गया है। तो 2006 का मीनिंग आप लोग को पता चला? संवत से सन कम है, सदा 57 वर्ष। यानी कि जो संवत है हमेशा आगे रहेगा। किससे? सन से, अंग्रेजी कैलेंडर से। अंग्रेजी कैलेंडर के से हमेशा कितना कम रहेगा? तो 57 वर्ष हमेशा आगे रहेगा। कौन? संवत। और सन हमेशा 57 वर्ष पीछे रहेगा। तो इसी चीज का वर्णन है, मूलभूत चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। संविधान के बारे में कुछ लोगों ने कहा है, सभी लोगों का बात आप लोगों को नहीं याद करना है, कुछ लोग इम्पोर्टेंट है, लोग बात याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। सर नीरज चोपड़ा कौन सा वाला गिरा सर? हाँ, नीरज चोपड़ा सिल्वर तो बोल रहे हैं। हाँ, सिल्वर को नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मेडल मिला है, जिसे रजत पदक बोलते हैं। और उनकी माँ से स्टेटमेंट लिया गया कि आपके बेटे को गोल्ड मेडल नहीं मिला, सिल्वर मिला। तो बोली मेरे लिए सिल्वर ही गोल्ड मेडल है, और जो नदीस है पाकिस्तान से वो भी मेरे बेटे जैसे है। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। एक माँ की यही खूबसूरती होती है। ये बोलने के बाद पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। उनकी नीरज की माँ ने कहा जो नदीस को गोल्ड मेडल मिला है वो भी मेरे बेटे जैसे ही हैं, ठीक है। और जो सिल्वर मेडल है गोल्ड मेडल के बराबर ही है। तो जरूरी नहीं है
नीरज चोपड़ा हर बार गोल्ड मेडल लाए, उतार चढ़ाव होता है, यही तो खेला है कि खेल को आप लोग खेल में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो सबसे चर्चा की माँ की हो रही है, तो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान देंगे, ठीक है। नोट करेंगे आप लोग, थोड़ा स्पेस दे दीजिए प्रेम्बल के लिए, उसके बाद नोट करेंगे इसको। प्रेम्बल को भी लिखना है। हम लोग पहला देखेंगे, ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा है, यानी कि प्रस्तावना को, मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखिएगा आप, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा ठीक है, ये नहीं होगा। इसने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठीक है, किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। क्या, जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, संविधान का आत्मा है। ये शब्द है, तो ये शब्द है ठाकुर दास भार्गव। अगला देख लेते हैं, एक और महोदय ने कहा है प्रस्तावना पर ऊपर कमेंट किया, हालांकि यहाँ से बहुत कम ही प्रश्न आता है, ना के बराबर है, फिर भी कुछ लोगों का मतों को हम लोग देखेंगे। जो प्रस्तावना है, दूसरे महोदय ने कहा है जो प्रस्तावना है, तो संविधान का क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा है, तो ये N.A. पालकीवाल ने कहा, N.A. पालकीवाल ने कहा है, ठीक है। तीसरे महोदय की बात की जाए तो संविधान की जन्म कुंडली, यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा है, तो ये K.M. मुंशी ने कहा है, K.M. मुंशी ने कहा है। तो ये ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, N.A. पालकीवाल ने कहा। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये K.M. मुंशी कहते हैं, और ये प्रस्तावना के संदर्भ में, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग हर सवाल का जवाब देंगे यहाँ पर। मैं पढ़ते जाऊँगा, ठीक है, आप लोग बताएंगे सही तरीका। हम लोगों ने प्रस्तावना के सभी बिंदुओं को देखा, प्रश्नों को करेंगे। अगर आप लोग के पास भी कोई प्रश्न होगा संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग क्लास में लेकर आइएगा, ठीक है। खोज कर लाना है आप लोग को, मैं अपनी तरह से करा रहा हूँ, ठीक है। अगला है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने संविधान लिखा, हमारे जो पूर्वज थे जो जिसने संविधान लिखा, उन लोगों का मत कहाँ झलकता है, कहाँ दिखाई देता है, आप लोग में से कोई बता पाएगा? हाँ,
जो हमारे पूर्वज थे संविधान को लिखा, उन लोग के संपूर्ण विचार, संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण मत कहाँ झलकता है? तो ऑप्शन ए में है उद्देशिका, ठीक है। बी है मूल अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, डी में मूल कर्तव्य। ये तो बकवास है, संशोधन के माध्यम से आया, मूल संविधान में था ही नहीं। कौन? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार में भी नहीं झलकता है और राज्य के नीति निर्देशक में नहीं झलकता है। झलकता है तो हमारा जो संस्कृत छात्र के रूप में उद्देशिका आया, जिसे प्रस्तावना या प्रबंध करते हैं, उसमें हमारे पूर्वजों का यानी कि निर्माताओं का मत झलकता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका है। उद्देशिका में निर्माताओं का मत निहित है, ठीक है, प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा, ठीक है। इसका अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उद्देशिका जैसे शब्द प्रयोग हो रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा है। किस पर? तो उद्देशिका पर। तो आइए देखते हैं, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। स्टेटमेंट को गौर से सुने, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। अगला देखते हैं, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। तो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, नहीं बल्कि है। ऑप्शन ए गलत होगा। एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएंगे, ए जहां है उसे काटेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग पहुंचेंगे जहाँ ए है, तो ये तो नहीं होगा ना, ये तो यहाँ क्या पूछा है, इसमें है, ठीक है। इसमें दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। अगला है, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, जी नहीं, ये भी गलत होगा। अगला देखते हैं, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये सही होगा। तो हम लोग का उत्तर कौन सा होगा? 1 और 2, 1 और 2, 3 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1 और 2 किसमें है? बी और डी में। ठीक है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, और के बाद और एक संख्या होगा, और हमारा उत्तर क्या होगा? ए और बी। जो आंसर है जो नीचे दिया वाला है उसके थ्रू बनाना है ना सर? हाँ, एलिमिनेशन पद्धति को अपनाना है। अगर एक को पकड़कर दूसरा अगर गलत हो जाए तो हम लोग को आगे नहीं जाना है। और के बाद तीसरा है, तो यहाँ क्या पूछा है? गलत कौन सा है? तो गलत होगा 1 और 2। हम लोग का सही उत्तर होगा बी। तीसरा तो सही है, तीसरा को हम लोग सही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत अगला देखते हैं, आइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? क्रम सही पूछा है, यानी कि प्रेम्बल में जो मैंने कहा था, जो मूल तत्व है, ठीक है, कौन सा क्रम सही है, क्रम के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं। पहला है ए में लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बकवास है, ठीक है, ये लोकतंत्र नहीं आएगा। हम लोग को खोजना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, नहीं आएगा क्योंकि
संपूर्ण प्रभुत्व स्टार्टिंग में उसे भी देखना है, लोकतंत्र भी ये नहीं आएगा। डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। हमें सही क्रम पूछा है तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। आप लोग याद रखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो हमें डी में दिखाई देता है, डी में मिला है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? पूछा क्या है? जो उद्देशिका है प्रस्तावना में संविधान का क्या चीज निहित है? तो देख लेते हैं। ए में मूल दर्शन, बी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डी में है साम्यवादी स्वरूप और डी में है नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नहीं होगा, साम्यवादी भी नहीं होगा, तो मूल दर्शन होगा। ऑप्शन ए इस कार्य क्या होता है? भारतीय प्रस्तावना में या उद्देशिका या प्रेम्बल में निहित है। कौन? मूल दर्शन से पता चलता है भारत कैसा है, प्रगतिशील है या रूढ़िवादी है। ठीक है, तो भारत का लोकतंत्र ना प्रत्यक्ष है और ना अप्रत्यक्ष, दोनों का मिश्रित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे लिख लेंगे सभी प्रश्नों को। अगला देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में देख लेते हैं, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। बी में है केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। सी में है आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड में, ठीक है, केवल, हमेशा, ठीक है, प्रत्येक और सभी, ये जितने शब्द आते हैं 99% गलत होते हैं। ठीक है, केवल, हमेशा, सभी, कई हैं और कई हैं, जितने भी आएंगे वो हमेशा गलत होते हैं। केवल है, एक्सट्रीम मोड है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और संपूर्ण प्रभु संपन्न मने संप्रभु, यानी कि आंतरिक, अंदर का भी और बाहरी का भी निर्णय खुद लेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। एलिमिनेशन पद्धति के आधार पर हम लोगों ने तीनों को हटा दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। संप्रभु, संपूर्ण प्रभु संपन्न, प्रीति आपने पूछा था संप्रभु कहाँ है, तो यही तीनों को मिलाकर संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बाह्य और आंतरिक निर्णय खुद लेगा। अगर अभी बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, प्रधानमंत्री देश छोड़ चुकी है, तो भारत अभी चाहकर भी उसके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ जाएंगे। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसे भी देश हैं जो भारत की गलती का इंतजार करते हैं। भारत तभी दखल अंदाजी करेगा जब पानी नाक से ऊपर चला जाएगा, जैसे 71 में हुआ था। तो अभी अंतरिम सरकार की गठन हो गई है, जो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है अंतरिम सरकार का मुखिया या प्रधानमंत्री। उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? क्योंकि बंगाल में बांग्लादेश में उन्होंने क्षेत्रीय बैंकों का स्थापना किया था। जैसे कि हम लोग भारत में क्षेत्रीय ग्राम विकास बैंक, उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों का स्थापना किया और उससे गरीब लोगों को, माता बहनों को आर्थिक समृद्धि प्रदान हुई, यानी कि गरीबी में सुधार हुआ। इसी के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें साहित्य और शांति भी है। उसमें से साहित्य शांति के लिए क्या किया गया, तो मोहम्मद यूनुस को मिला, जो अभी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया या प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं,
भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? कृपया ध्यान देंगे, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी में दोनों का मिश्रित स्वरूप, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो भारत का जो लोकतंत्र है ये ना प्रत्यक्ष है और ना ये अप्रत्यक्ष है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन दोनों का कंबाइंड होगा। ठीक है, दोनों का कंबाइंड यानी कि दोनों का मिश्रित स्वरूप। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में झलकता है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में क्या झलकता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे कि चैलेंज अगला देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? तो देख लेते हैं। उद्देशिका, बी में मूल अधिकार, डी है राज्य के, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मूल कर्तव्य। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के किन किन क्षेत्रों में और कहाँ-कहाँ वर्णित है? तो कहाँ है? मूल कर्तव्य में नहीं है, मूल अधिकार में भी नहीं है, उद्देशिका में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। ठीक है, आप लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, इसके बाद ठीक हम लोग मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी में पहुंचेंगे तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। 38, 37 और 38 ये कहता है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इक्वलिटी के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। 37, 38 ये कहता है, जो डीपीएसपी में आता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ दिखाई देते हैं? उद्देशिका में है ही है, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। और एक चीज, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे इसके शब्दों पर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाकर शब्दों में हेराफेरी करवा दें, ठीक है, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, बदला नहीं जा सकता, चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो ये कल्याणकारी राज्य का मांग करता है, यानी कि राज्य सरकार कोई भी पॉलिसी लाता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो चीजें हैं उससे प्रेरित होकर योजना लाए लोगों के लिए, वही लोक कल्याणकारी राज्य का बात करता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भी पॉलिसी लाया जाता है, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इसका मूल रूप से ख्याल रखती है। इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता डीपीएसपी को, और ना ही उद्देशिका को। आप लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कौन? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, नहीं है। कौन? तो उद्देशिका और डीपीएसपी ये दोनों परिवर्तनीय नहीं है। तो 1 और 3 कहाँ है? ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। न ए होगा, न सी होगा और न डी होगा, ऑप्शन बी इसका है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ निहित है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होता तो ऑप्शन ए उद्देशिका को मान लेते। उद्देशिका में है, आप लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें भी है। 37 और 38 में वर्णित है, जो सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया?
स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कशन किया था, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? ऑप्शन ए में है 13 दिसंबर 46, सी में है 3 जून 47 और डी में 26 नवंबर 1949। तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को क्या पारित किया गया, क्योंकि जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया उस दिन बातें नहीं बन पाई सभी लोगों से। वो लोग भी चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग से बातें बन जाएगी, सहमति बन जाएगी तो वो लोग भी आ जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में समय पार हो गया और उस दिन सहमति नहीं बन पाई, धीरे धीरे टलते गए और 22 जनवरी 1947 को क्या उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग शुरू से क्लास को किए होंगे तो फटाफट कर ले जाएंगे, इसमें एक भी गलती नहीं होगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ठीक है, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संशोधित संस्करण है, किसका है? नेहरू रिपोर्ट का नहीं। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 को आया था, नहीं होगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उद्देश्य प्रस्ताव का संस्करण रूप है और प्रस्तावना जिसे मॉडिफाई करके भारत का प्रेम्बल बना दिया गया। ये कब आता है? तो 13 दिसंबर को कौन लेकर आते हैं? जो नेहरू जी लेकर आते हैं संविधान सभा में और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? यानी कि जो हम लोग का प्रेम्बल है, जो हम लोग का प्रस्तावना है प्रेम्बल, जो हम लोग का प्रस्तावना है प्रेम्बल, उसमें से किन किन स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रस्तावना में? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आइए देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म की स्वतंत्रता है। दूसरा हम देख लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता है, नहीं जी, बल्कि क्या है? न्याय है। अवसर की स्वतंत्रता है जी, ये क्या है? अवसर की समानता, तो ये भी नहीं होगा। 4 में राजनीतिक स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता तो ऑब्वियसली होगा, विचार की स्वतंत्रता होगा। तो यहाँ सही क्या होगा? 1 और 5। 1 और 5 कहाँ है? सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे आते हैं प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ओके अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में उद्देशिका संविधान का एक अंश है, तो ये तो सही है। सही नहीं है पूछा है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, इसमें संविधान का उद्देश्य का उल्लेख है। जी हाँ है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो ये भी सही है, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। डी में क्या है? जो पंथ निरपेक्ष है सदैव उद्देशिका का एक अंश था, नहीं था कि इसे 42वां संविधान संशोधन की तरफ के माध्यम से लाया गया 1976 में। तो यहाँ क्या क्या है? हमेशा से था, तो हमेशा से नहीं था। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका है। क्या पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं? अगला हम लोग देखते हैं।
अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, तो देखते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो नहीं है पूछा है, इसे भी देखते हैं। फिर दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। अगला है तीसरा में उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से क्या करता है तो प्राधिकार प्राप्त करता है। तो कहाँ से? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से क्या करता है? प्राधिकार प्राप्त करता है। तो उद्देशिका प्रस्तावना और डीपीएसपी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं है, सही है, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे। ऑप्शन ए इसका है, ना सी सही होगा ना बी और ना डी, ऑप्शन ए इसका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, ठीक है। भारतीय संविधान की आप लोग अभी तक आप लोग पढ़ कंठस्थ हो गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है क्या कि ऑप्शन ए में देख लेते हैं। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता, ठीक है। कौन कौन सा है? तो अवसर की समानता है या प्रतिष्ठा की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा की समानता है, फिर अवसर की समानता है, हाँ है। फिर विचार की समानता है, विचार की क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। तो हम लोग का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए विदाउट कोई कंफ्यूजन अगला देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? तो भारत की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है पूछा है। क्या नहीं है देख लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता तो नहीं है, तो हम लोग का नहीं कौन सा पूछा है? आर्थिक क्या है? आर्थिक तो न्याय है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, व्यक्ति भी है एक्सप्रेशन, और विचार भी है थॉट्स। तो कौन नहीं है? भी नहीं है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, क्या नहीं है? तो देशिका में बल्कि ये स्वतंत्रता नहीं है बल्कि न्याय है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न यहीं से बनते हैं, ऐसे ही सभी आए हुए प्रश्न। अगला देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करता है? आप लोगों को याद हो ही गया होगा। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तो देता है लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं देता है। तो कौन सा होगा? 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है। 1, 3, 4 ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से वादा किया था कि PYQ को सॉल्व कराकर आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में कैसे आता है प्रश्न कोई डाउट में ना रहे। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े। इसमें से कौन कौन सा शब्द है? तो पंथनिरपेक्ष नहीं होगा, ठीक है। ग्राम में तो नहीं है। पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। हम लोग को क्रम में देखना है किस तरह से आया था। अखंडता पीछे होना चाहिए ना कि आगे होना चाहिए। फिर समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष ये भी नहीं होगा। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है, नीचे देख लेते हैं। तो पंथनिरपेक्ष नहीं होगा जबकि समाजवाद आगे आएगा, फिर पंथनिरपेक्ष और फिर अखंडता आएगा। ऑप्शन सी इसका रहेगा।
सही क्रम में यही बैठ रहा है। हालांकि सभी है आए हुए हैं, लेकिन क्रम सही कौन सा है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, संविधान के अनुसार विधायिका अपनी, ठीक है, शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। शायद हम लोग करा दिए ना, मुझे लग रहा है हम लोग। तो यहाँ पर कौन सा है? कथनों पर विचार किए तो संविधान भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। सही है, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है, बल्कि बाध्य नहीं है। ये गलत होगा। सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन ए इसका। ठीक है, बाध्य है नहीं, बल्कि इसे कोई बाध्य नहीं करा सकता। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हाँ है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये भी है, तो ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा। दोनों हैं, दोनों सही हैं, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोनों सही हैं। आप लोगों से वादा किया था, इतना करा दूंगा कि यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसी सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग कृपया आप लोग सहयोग दें क्लास को संचालित रूप से चलाने के लिए। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। दूसरा, भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवाद दोनों प्रकार का है। साम्यवाद ये शब्द आया ही नहीं है, ये बकवास कर रहा है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? ये भी ये सही होगा, क्योंकि साम्यवाद का कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया। तो क्या किया गया है बताइए आप लोग पढ़कर। ठीक है, पहला है संप्रभु गणराज्य, ठीक है। दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तीसरा है समाजवादी गणराज्य और चौथा है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो ये 42वें संविधान संशोधन में आया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन में आया। तो 26 नवंबर 1949 का मतलब ये है कि मूल संविधान, ठीक है। और मूल संविधान में क्या क्या था? तो संप्रभु और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद 3 शब्द आए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। 26 नवंबर 1949 का मतलब ये है मूल संविधान। मूल संविधान में कौन था? संप्रभु गणराज्य था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो ए और दो सही होंगे। कहाँ है 1 और 2? ऑप्शन बी इसका ना ये होगा और ना ये होगा। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये यही था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रस्तावना के बारे में, प्रेमबल के बारे में। जैसा वादा किया था, एक टॉपिक्स खत्म होगा और उस टॉपिक्स का इतने प्रश्नों को रिवीजन करा दिया जाएगा क्लास में ही, ताकि आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम में बैठिए, प्रस्तावना से एक भी प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होगा, बशर्ते आप लोग मेरे क्लास को देखे होंगे, ये होंगे तब। बच्चों आज के लिए रहने देते हैं, कल हम लोग नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।